कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाया था बैटल ऑफ ल्यूट्रा के बारे में। ये लड़ाई इसलिए फेमस है क्योंकि ये पहली बार था जब स्पार्टन्स को एक सेट पिच्ड बैटल में किसी दूसरे सिटी स्टेट ने हराया था। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो पे एक व्यूअर ने कमेंट किया कि क्या स्पार्टन्स बैटलफील्ड में आर्मर पहनते थे। अब ये कमेंट देख के मेरे मन में विचार आया कि शायद से इन्होंने 300 मूवी देखी होगी। हम सबने देखी है। उस मूवी में आपने देखा होगा कि जितने भी लड़ाई वाले सीन हैं उसमें से किसी में भी स्पार्टन सोल्जर्स ने अपने फ्रंट के हिस्से पे, इस चेस्ट वाले हिस्से पे आर्मर नहीं पहने। तो चलिए सवाल से ही शुरुआत करते हैं, क्या स्पार्टन्स आर्मर पहनते थे? ये आर्मर एग्जैक्टली होता क्या है? ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको अपनी बॉडी पे पहन रहे हो, अपने आप को दुश्मन के फिजिकल अटैक से बचाने के लिए, यानी तलवार के अटैक से, तीर के अटैक से, भाले के अटैक से, उस वस्तु को आप आर्मर कह देते हो। बॉडी आर्मर का स्पार्टन मिलिट्री हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा योगदान था और उसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। कहानी शुरू होती है स्पार्टा से। अगर आपको एंशिएंट ग्रीक हिस्ट्री के बारे में नहीं पता तो बिल्कुल शॉर्ट में आपको बताऊं तो एंशिएंट ग्रीस के पास बहुत सारे छोटे छोटे सिटी स्टेट्स थे। इन सारे सिटी स्टेट्स की अपनी सरकार थी, इनके अपने रूल्स थे। कुल मिला के एंशिएंट ग्रीस में 1000 से भी ज्यादा सिटी स्टेट्स थे, पर कुछ सिटी स्टेट्स थे जो बहुत ज्यादा ताकतवर थे, उनका बहुत इन्फ्लुएंस, बहुत दबदबा था। इसमें से कुछ हो गए एथेंस, कोरिंथ, थीब्स हो गया आपका, मैसिडोनिया जहां से अलेक्जेंडर निकला था, और उसी में से एक ग्रीक सिटी स्टेट था स्पार्टा। और मोटे तौर पे जो भी स्पार्टा में रहता था उसको हम स्पार्टन्स कह देते हैं। सारे ग्रीक सिटी स्टेट्स में स्पार्टा की मिलिट्री की बहुत अच्छी रेपुटेशन थी, स्पेशली उनकी आर्मी की। तो ऐसी क्या बात थी स्पार्टा की आर्मी में कि बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स उनसे लड़ाई करने से बचते थे? ये समझने के लिए हमको स्पार्टा की सोसाइटी को समझना पड़ेगा। उस जमाने के सारे स्पार्टन्स को आप 3 मेन हिस्सों में बांट सकते हो। सबसे ऊपर थे स्पार्टिएटस। इसमें वो लोग थे जो स्पार्टन सिटीजन्स थे और इनके पास सारे पॉलिटिकल राइट्स थे और ये मिलिट्री में सर्विस करते थे। और अपनी सर्विस के बदले में स्पार्टा की गवर्नमेंट उनको एक जमीन का टुकड़ा देती थी और उस जमीन के टुकड़े पे ये अपने गुलामों से काम करवा के वहां से पैसे कमाते थे। तो इस वजह से पूरी स्पार्टन सोसाइटी में स्पार्टिएटस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। आप कह सकते हैं कि टॉप क्लास के सिटीजन्स यही थे। इसके बाद नेक्स्ट लेवल पे आते थे पेरियोचीज। इसमें ज्यादातर किसान और कारीगर होते थे और इनके पास वो पॉलिटिकल राइट्स नहीं थे जो स्पार्टिएटस के पास थे। ये भी स्पार्टन आर्मी में सर्व करते थे, पर ये जनरली लाइट इन्फेंट्री में होते थे और स्पार्टन नेवी में ये लोग सेलर्स का काम करते थे। और तीसरे नंबर पे जो स्पार्टन सोसाइटी में सबसे नीचे थे वो थे हीलेट्स। ये थे स्पार्टन सोसाइटी के गुलाम। ये वो लोग थे जो स्पार्टिएटस की जमीनों पे काम करते थे। अब क्योंकि पूरी स्पार्टन सोसाइटी में हीलेट्स की संख्या सबसे ज्यादा थी, इसी वजह से ये अक्सर स्पार्टन गवर्नमेंट के खिलाफ, उनके किंग के खिलाफ बगावत करते थे। और इन्हीं की बगावतों को रोकने के लिए स्पार्टा को अपनी मिलिट्री को हमेशा स्ट्रांग रखना होता था। तो अगर आप सोच के देखो तो स्पार्टन आर्मी इसलिए भी बहुत मजबूत थी क्योंकि उनके पास बहुत सारे गुलाम थे और उन गुलामों को कंट्रोल रखने के लिए, ताकि वो बगावत ना करे, उनकी बगावतों को कुचलने के लिए उनको एक स्ट्रांग आर्मी बना के रखना जरूरी था। स्पार्टा के कंपैरिजन में बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स में गुलामों की इतनी बुरी हालत नहीं थी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि स्पार्टन्स ने ही वो प्रॉब्लम बनाई थी और उसको सॉल्व करने के लिए ही उनकी आर्मी इतनी स्ट्रांग थी। एक और बहुत दिलचस्प बात है स्पार्टा की कि इनके 2 राजा होते थे। एक राजा बैटलफील्ड पे आता था, लड़ाई करता था, और दूसरा राजा यहां रह के, राजधानी में रह के पॉलिटिक्स देख रहा है और एडमिन काम करता था। जैसे मैंने बताया कि स्पार्टन सोसाइटी में स्पार्टिएटस सबसे ऊपर होते थे, वो फ्री सिटीजन्स होते थे और मिलिट्री में सर्विस करना उनके लिए कंपलसरी होता था। और इसी वजह से वो सबसे ज्यादा ताकतवर और रेपुटेशन वाले भी होते थे और इसी वजह से पॉलिटिक्स में भी उनका बहुत दबदबा होता था। अब हम बात करते हैं स्पार्टन आर्मी और उनके ऑर्गेनाइजेशन की। स्पार्टन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत थी उनके होप्लाइट्स। अब ये होप्लाइट्स कौन है? होप्लाइट्स थे स्पार्टा के सिटीजन सोल्जर्स, यानी ऐसे सिटीजन्स जो सोल्जर्स बन सकते हैं जब जरूरत पड़े तो। इसको आप समझ के देखिए कि अगर स्पार्टा को किसी दूसरे सिटी स्टेट का इन्वेजन करना है या फिर उनके ऊपर हमला हो रहा है और उनको स्पार्टा की रक्षा करनी है, तो ये इन सिटीजन्स को बुलाते थे कि हमारे पर हमला होने वाला है या हमला हम करने जा रहे हैं और हमको आपकी जरूरत है। तो फिर यही सिटीजन्स जब उनको बुलावा आता था तो अपना पूरा बोरिया बस्तरा बांध के जाते थे और स्पार्टन मिलिट्री कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करते थे। अब क्योंकि होप्लाइट्स स्पार्टन आर्मी की सबसे बड़ी ताकत थे, इसी वजह से उनकी फिजिकल ट्रेनिंग पे बहुत मेहनत की जाती थी। ये स्पार्टन होप्लाइट्स अक्सर बहुत फिट होते थे और ये इतनी प्रैक्टिस करते थे लड़ाई करने की कि इनके बारे में एक बात कही जाती है कि स्पार्टन होप्लाइट्स एक्चुअली लड़ाई का बेसब्री से इंतजार करते थे
क्योंकि जब लड़ाई होती थी तभी उनको मौका मिलता था कि थोड़ा रेस्ट करें और उनको ट्रेनिंग ना करनी पड़े। होप्लाइट्स स्पार्टन आर्मी के हैवी इन्फेंट्री का हिस्सा थे। अब ये हैवी इन्फेंट्री क्या है? देखिए, उस जमाने की इन्फेंट्री मेनली दो भागों में बटी होती थी, एक थी लाइट इन्फेंट्री और एक हैवी इन्फेंट्री। लाइट इन्फेंट्री जैसे नाम से पता चल रहा है वो इन्फेंट्री थी, यानी वो फुट सोल्जर्स थे जिनके पास बिल्कुल बेसिक तरह का इक्विपमेंट है। उनके पास एक छोटी सी शील्ड यानी ढाल रहती थी, अपने बॉडी के फ्रंट पार्ट को कवर करने के लिए एक बेसिक सा आर्मर और एक भाला और एक तलवार। लाइट इन्फेंट्री का फायदा यह था कि ये बहुत तेजी से मूव कर पाते थे, तो इनकी मैन्यूवरेबिलिटी इनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो अगर आपके पास लाइट इन्फेंट्री है तो उसको आप यूज करोगे अपने एनिमी के फॉर्मेशन को किसी तरह से डिस्टर्ब करने के लिए। यानी अगर आपका एनिमी है, उसने फॉर्मेशन में उसके सोल्जर्स खड़े हुए हैं, तो उनके फ्लैंक्स पे अटैक करने के लिए, अगर पीछे से अटैक करना है, साइड से अटैक करना है, उसके लिए आप अपनी लाइट इन्फेंट्री को यूज करोगे क्योंकि वो बहुत तेजी से मूव कर पाते हैं। ये हो गई लाइट इन्फेंट्री। दूसरी तरफ है हैवी इन्फेंट्री। नाम से पता चल रहा है ये वो इन्फेंट्री है, वो फुट सोल्जर्स हैं जिनके पास बहुत सारा इक्विपमेंट होता था और इसी वजह से ये स्पार्टन आर्मी के बिल्कुल मेन फाइटिंग फोर्स थी। हैवी इन्फेंट्री का काम यह था कि जो सामने की दुश्मन की आर्मी है उनकी जो मेन बल्क फाइटिंग फोर्स है उनको एंगेज करके उनको हराना। हैवी इन्फेंट्री की मेन ताकत यह है कि वो हमेशा एक फॉर्मेशन में मूव करते हैं, सब साथ में रहते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि हैवी इन्फेंट्री का कोई सोल्जर है जो अलग से आके अटैक कर देगा। अगर उसने ऐसा किया तो वो अपने फॉर्मेशन को खराब कर देगा। और क्योंकि लड़ाई के वक्त ये बहुत सारा इक्विपमेंट कैरी करते थे, इसी वजह से ये बहुत तेजी से मूव नहीं कर पाते थे। अब जैसे एंशिएंट ग्रीस की आर्मीज में होप्लाइट्स हैवी इन्फेंट्री का काम करते थे, वैसे ही रोमन अंपायर की जो आर्मी होती थी, रोमन आर्मी, उसमें जो लोग हैवी इन्फेंट्री का काम करते थे, उस यूनिट का नाम अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट्स में बताना, बहुत ही कॉमन नाम है। चलिए अब बात करते हैं स्पार्टन होप्लाइट्स के आर्मर के बारे में। जैसे मैंने पहले ही बताया, कोई भी ऐसी वस्तु जिसको अपने शरीर पे पहन रहे हो ताकि आपका एनिमी आपके ऊपर फिजिकली अटैक ना कर पाए, उसको आप आर्मर कहते हो। जनरल तौर पे जो बॉडी पे सामने जो एक कवच लगा होता है लोग उसको ही आर्मर कह देते हैं, बट आर्मर में उसके अलावा बहुत सारी चीजें आती हैं। शुरुआत करते हैं सबसे ऊपर, हेलमेट। स्पार्टन होप्लाइट्स ब्रॉन्ज का हेलमेट पहनते थे और इनके हेलमेट की डिजाइन बहुत सालों में बहुत बार चेंज हुई और इवॉल्व हुई। अगर एग्जांपल के लिए आप देखो तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मन आर्मी का जो हेलमेट का डिजाइन था वो डिजाइन कितना चेंज हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर आप आज के मॉडर्न मिलिट्री के इन्फेंट्री के हेलमेट देखो तो कितने अलग हैं। बिल्कुल ऐसे ही स्पार्टन होप्लाइट्स के हेलमेट्स की डिजाइन भी टाइम के साथ इवॉल्व होती रही। स्पार्टन होप्लाइट्स में सबसे ज्यादा कॉमनली जो हेलमेट यूज हुआ वो था कोरिंथियन हेलमेट। अगर आप इस हेलमेट के डिजाइन को देखें तो ये हेलमेट आपके सर से लेके गले तक के पूरे एरिया को कवर करता है और आंखों के बीच में भी एक बड़ा सा मेटल का पीस है। इसी हेलमेट का एक बहुत स्टाइलिश डिजाइन उन्होंने 300 मूवी में दिखाया है। इसके बाद एक दूसरा हेलमेट आया जिसको कैल्सीडियन हेलमेट कहते हैं। ये दिखने में ऑलमोस्ट कोरिंथियन हेलमेट की तरह था, पर इसका जो नाक वाला हिस्सा था ये थोड़ा छोटा था। तो आप कह सकते हैं कि कोरिंथियन हेलमेट का थोड़ा सा लाइटर डिजाइन था इस हेलमेट। इसके बाद एक और हेलमेट आया, इसको पाइलस कहते हैं, और ये हेलमेट सिर्फ सर के हिस्से को कवर करता है, गले के पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। काफी लड़ाइयों में स्पार्टन्स अपने हेलमेट पे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा लेते थे ताकि वो बाकी स्पार्टन सोल्जर्स से अलग हो पाए। कुछ लोग अपने हेलमेट पे सींग लगा लेते थे और कुछ लोग अपने हेलमेट पे ऐसा बाल जैसा स्ट्रक्चर लगाते थे ताकि बाकी सोल्जर्स को पता चले कि ये कोई इंपॉर्टेंट सोल्जर है, कोई कमांडर है या फिर स्पार्टन किंग है। इसलिए आप ध्यान देना कि जो 300 मूवी है उसमें भी स्पार्टन किंग लियोनाइडस के हेलमेट पे एक बाल जैसा स्ट्रक्चर लगा हुआ है। तो हेलमेट हो गया आपका फर्स्ट पीस ऑफ आर्मर जिससे आप अपनी गर्दन को और अपने सिर को प्रोटेक्ट कर रहे हो। इसके आगे हम बढ़ते हैं, जो सेकंड पीस ऑफ आर्मर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपका फ्रंट का प्लेट वाला हिस्सा। ये फ्रंट का हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आपके बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स हैं। यहाँ पे आपका दिल है, आपके फेफड़े हैं, लिवर है, स्टमक है। इन सारी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो आर्मर ऊपर पहनते थे इसको ब्रेस्ट प्लेट कहते हैं। ये एक ब्रॉन्ज का बना मटेरियल था जो आपके सामने के सारे वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता था और पीछे कोई प्रोटेक्शन नहीं था, पीछे बस ये बंधा होता था। इसमें एक दूसरी तरह का भी आर्मर था जिसको क्यूरस कहते हैं, जिसमें आगे ब्रेस्ट प्लेट थी और पीछे एक बैक प्लेट लगी थी, तो दोनों तरफ से आपको प्रोटेक्शन मिलता था। इसका नुकसान यह था कि इसमें 2 प्लेट लगी थी तो ये काफी भारी था। तो आप सोच के देखिए कि आप एक स्पार्टन होप्लाइट है और आपने दोनों तरफ ये प्लेट पहन के रखी है और इतना वजन हो रहा है, आपको बहुत घंटों लड़ाई करनी है, तो इतने घंटों की लड़ाई के बाद आप जल्दी थक जाओगे और इसकी वजह से आपके मरने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो हालांकि इस तरह का आर्मर आपको दोनों तरफ से प्रोटेक्शन देता है, पर इसका कॉस्ट ये है कि ये बहुत भारी होता है। और ये भी बात है कि इसमें दोनों तरफ प्लेट लगी है तो बनाने में ज्यादा महंगा भी था। इसके अलावा एक और फ्रंटल बॉडी आर्मर था जिसको स्पार्टन्स यूज करते थे, इसको लाइनोथोरैक्स कहते थे। सिर्फ स्पार्टन्स ही नहीं, बाकी ग्रीक सिटी स्टेट्स की आर्मीज भी इसको यूज करती थी। और इसकी खास बात ये थी कि ये ब्रॉन्ज का नहीं बना था, ये बहुत
लेयर के फैब्रिक का बना था, जिसकी वजह से ये हल्का था और इसको पहन के सोल्जर्स ज्यादा मूवमेंट कर पाते थे। तो ये जितने भी अलग अलग तरह के फ्रंट आर्मर हैं, चाहे प्लेट आर्मर हो गया, चाहे लाइनोथोरैक्स हो गया, इनके कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है। आप कौन से तरीके का आर्मर यूज करोगे ये बहुत सारी बातों पर डिपेंड करता है। पहली चीज कि आपको कितना मार्च करना है, कितने दूर जाके आपको लड़ाई करनी है। दूसरी बात, जहां आप लड़ाई कर रहे हो वहां की ज्योग्राफी कैसी है, वहां क्लाइमेट कैसा है। और तीसरी बात, आपके पास पैसा कितना है। क्योंकि स्पार्टन हेवी इन्फेंट्री यानी उनके हॉप्लाइट्स जो अपना आर्मर इतना सब इक्विपमेंट लेके आते थे, वो अपने ही पैसे से लेके आते थे। जी हाँ, स्पार्टन सरकार उनको ये इक्विपमेंट नहीं देती थी, ये सारे हॉप्लाइट्स अपने पैसे से खरीद के इक्विपमेंट लेके आते थे। और इसीलिए बहुत बार जब स्पार्टन्स ऐसी जगहों पर लड़ाई करते थे जहां बहुत मोबिलिटी चाहिए, बहुत जल्दी मूव करना है और आपका जो बैटल है वो सेट बैटल नहीं है, एकदम फॉर्मेशन में लड़ाई नहीं हो रही है, तो बहुत बार स्पार्टन हॉप्लाइट्स बिना किसी फ्रंटल आर्मर के भी लड़ाई करते थे। मतलब इस एरिया में कोई भी प्रोटेक्शन नहीं है। इसके बाद तीसरा बॉडी आर्मर हो गया लेग ग्रीव्स। ये एक स्पेशल टाइप का ब्रॉन्ज का स्ट्रक्चर था जिसको आप अपने पैर के आगे की साइड पहनते थे। इसका फायदा यह था कि अगर आपका एनिमी आपके पैर पे हमला कर रहा है तो ये लेग ग्रीव्स आपके पैर की रक्षा करेंगे। इन ग्रीव्स के अंदर की तरफ यानी वो हिस्सा जो आपके पैर से टच है, उस तरफ एक सॉफ्ट मटेरियल था, ताकि सामने से जब कोई आपके पैर पे वार करे और ग्रीव्स पे टकराए तो वो जो फोर्स है उसके टकराने का वो आपके पैर पे ट्रांसमिट ना हो और आपका पैर सुरक्षित रहे। ये लेग ग्रीव्स पहने हुए आपको बहुत सारी वॉर मूवीज में ग्रीक वॉरियर्स दिख जाएंगे। स्पेशली ट्रॉय मूवी अगर आपने देखी होगी तो उसमें आप नोटिस करना कि सारे बैटल सीन्स में ग्रीक वॉरियर्स के पैर पे उन्होंने ये ग्रीव्स पहने हुए हैं। और चौथा और इनके आर्मर का सबसे बड़ा हिस्सा, इनकी शील्ड। स्पार्टन शील्ड साइज में बहुत बड़ी थी। इसका डायमीटर था लगभग 35 से 40 इंच के बीच में और इसका वजन था 6 से 8 किलो। एक बहुत बड़ी शील्ड थी जो आपके कंधे से लेकर आपके घुटने के पूरे एरिया को प्रोटेक्ट करती थी। ये शील्ड साइज में इतनी बड़ी थी पर फिर भी इसको कैरी करना जितना मुश्किल लग रहा है उतना मुश्किल था नहीं, क्योंकि इस शील्ड के बिल्कुल अंदर की तरफ बीचों बीच एक बड़ा सा स्ट्रैप लगा था जिसमें स्पार्टन हॉप्लाइट अपना हाथ ऐसे डालता था और शील्ड के बिल्कुल एज पे एक और हैंडल लगा हुआ था जिसको पकड़ते थे, जिसकी वजह से एक स्पार्टन हॉप्लाइट शील्ड को ऐसे पकड़ता था। अगर आपने कैप्टन अमेरिका की शील्ड ध्यान से देखी है तो उसमें भी आप ये देखोगे कि उस शील्ड के अंदर की तरफ बीचों बीच एक मोटा स्ट्रैप लगा हुआ है जहां पे कैप्टन अमेरिका अपना फोर आर्म रखता है, जिसकी वजह से शील्ड को कैरी करना आसान हो जाता है। क्योंकि ये शील्ड इतनी बड़ी होती थी और ऑलमोस्ट सोल्जर को पूरी तरह कवर कर लेती थी, इसी वजह से जब दूर से एनिमी सोल्जर्स इस शील्ड को देखते थे तो उनको लगता था कि सिर्फ गोल गोल शील्ड है और ऊपर थोड़ा सा हेलमेट है, बाकी शरीर दिखता ही नहीं था। पहले स्पार्टन हॉप्लाइट्स अपनी इस बड़ी सी शील्ड के ऊपर कोई ना कोई सिंबल बनाते थे, या फिर अपने खानदान का या कोई और सिंबल जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये प्रथा चेंज हुई और फिर सारे हॉप्लाइट्स जिस सिटी स्टेट के लिए लड़ाई कर रहे होते थे उस सिटी स्टेट का जो सिंबल था उसको लगाते थे। तो स्पार्टन शील्ड्स के ऊपर एक ए टाइप का एक सिंबल था जिसको आप लैम्डा कहते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, स्पार्टन हॉप्लाइट्स कभी भी इंडिविजुअली यानी एक एक जाके नहीं लड़ते थे, वो हमेशा एक साथ एक फॉर्मेशन में मूव करते थे और इसी फॉर्मेशन को फैलेंक्स कहते थे। ये जो फैलेंक्स का फॉर्मेशन था ये ग्रीक वॉरफेयर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इनोवेशन था और इसी फैलेंक्स फॉर्मेशन को यूज करके ग्रीक आर्मीज ने बहुत सारी आर्मीज को हराया है। और ये फैलेंक्स फॉर्मेशन तभी इफेक्टिव होता था अगर सारे स्पार्टन्स की शील्ड बराबर एंगल पे खड़ी हो। अगर एक भी स्पार्टन फौजी ने अपनी शील्ड गिरा दी, उसके हाथ से छूट गई, तो ये जो पूरा फैलेंक्स है ये कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और इनकी जो इफेक्टिवनेस है ये एकदम खत्म हो सकती है। इसी वजह से स्पार्टन हिस्ट्री में, स्पार्टन कल्चर में इस शील्ड की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी। इनफैक्ट ऐसा माना जाता था कि जब ये स्पार्टन हॉप्लाइट्स लड़ाई पे जाते हैं तो इनके साथ ही इनकी हौसला अफजाई के लिए इनको ऑल द बेस्ट के साथ साथ ये भी कहते थे कि तुम या तो अपनी शील्ड के साथ वापस आना या अपनी शील्ड के ऊपर। स्पार्टन कल्चर में शील्ड की इतनी ज्यादा सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस थी कि कोई हॉप्लाइट मरने से पहले अपने बेटे को अपनी शील्ड देके जाएगा, फिर वो बनने से पहले अपने बेटे को देगा। तो आप समझिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये एक शील्ड ट्रांसफर होती रहती थी। इसी वजह से हॉप्लाइट्स अपनी शील्ड हमेशा अपने पास रखते थे और कभी भी कोई हॉप्लाइट दिख गया जिसके पास उसकी शील्ड नहीं है तो लोग उसको बोलते थे कि बुजदिल है, ये लड़ाई से भाग के आ रहा है। वो इसलिए कि जब कोई सोल्जर लड़ाई से भागेगा तो सबसे पहले अपनी भारी शील्ड ही फेंकेगा और अगर इसके पास शील्ड नहीं है इसका मतलब ये बुजदिल है। तो इस तरह से स्पार्टन आर्मी के लिए उनकी फैलेंक्स की बहुत इंपॉर्टेंस थी और फैलेंक्स की स्ट्रेंथ के लिए जरूरी थी कि सबके पास अपनी शील्ड हो और इसी वजह से पूरे स्पार्टन कल्चर में शील्ड को वो लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। 300 मूवी में जो लड़ाई दिखाई है वो एक्चुअली बैटल ऑफ थर्मोपिली है और इस लड़ाई में स्पार्टन किंग अपने साथ 300 स्पार्टन सोल्जर्स को लेके गए। तो अगर उस मूवी में आप सोल्जर्स का पहनावा देखेंगे तो आप पाएंगे कि सबने एक बड़ा सा स्पीयर रखा हुआ है, उनके पास बड़ी सी शील्ड है, एक तलवार है,
एक केप पहना हुआ है, हेलमेट है, पर किसी ने भी जो सामने वाला फ्रंटल आर्मर होता है, ब्रेस्ट प्लेट, किसी ने भी नहीं पहनी है। ऐसा माना जाता है कि बैटल ऑफ थर्मोपिली, जिस लड़ाई के ऊपर ये 300 मूवी आधारित है, वो लड़ाई स्पार्टा में 480 BCE में हुई थी और उस लड़ाई में सोल्जर्स ने ये बॉडी आर्मर पहना था। ये जो 300 सोल्जर्स थे, ये स्पार्टन आर्मी के सबसे इलीट, सबसे हाईली ट्रेन सोल्जर्स थे और इनको हिपे कहते थे। हिपे पूरे स्पार्टन सोसाइटी में काफी रिस्पेक्टेड थे क्योंकि ये वो सोल्जर्स थे जो किंग के पर्सनल रॉयल गार्ड थे और ये किंग के साथ लड़ते थे। तो ऐसा माना जाता है कि सारे स्पार्टन सोल्जर्स उस हिपे के पर्सनल गार्ड में सेलेक्ट होने के लिए बहुत कोशिश करते थे ताकि उनको स्पार्टन किंग के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने का मौका मिले। ये मूवी दरअसल एक कॉमिक के ऊपर आधारित है, उस कॉमिक का नाम भी 300 है और अगर आप वो कॉमिक देखेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत सारे सीन उस कॉमिक में जैसे हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे ही जैक स्नाइडर ने अपनी पिक्चर में दिखा दिए हैं। पर अगर आपको स्पार्टन्स की एक्चुअल लाइफ के बारे में जानना है, उनकी सोसाइटी कैसे काम करती थी, उनकी मिलिट्री कैसे काम करती थी, ये सब के बारे में जानना है, तो मैं आपको एक बहुत कमाल की बुक रिकमेंड करूंगा। बुक का नाम है द स्पार्टन्स और इसको लिखा है पॉल कार्टलिज ने। अगर आप ये बुक पढ़ना चाहते हैं तो लिंक मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासियम को सब्सक्राइब जरूर करें।